नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज इस क्लास में अपन बात करेंगे जो अपना क्लास टेस्ट हुआ था सैटरडे को, यानी कि 3 फरवरी 2024 को। उसमें जो क्लास टेस्ट था उसमें साइंस की जो जो आंसर की है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले भाई अपना क्लास टेस्ट का पेपर है तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपन फास्टली इसको सोल्व करेंगे। एक व्यक्ति जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है। एक कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति क्या है कि 20 किलो का वस्तु को सामान उठा रहा है तथा उसे 2 मीटर की ऊंचाई 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। क्या पूछ रहा है? ये कार्य की गणना करने के लिए कह रहा है कि इसका जो वर्क होगा वो क्या होगा। अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जी का मान दिया हुआ है। तो देखो भाई, अपन है बोल रहा है कि एक व्यक्ति जमीन से 20 किलो का सामान उठाता है। 20 किलो का मतलब क्या हो गया? एम हो गया। एम का मतलब कितना हो गया? यहाँ पे एम का मान तो हो गया 20 किलोग्राम। उसे कितने मीटर की ऊंचाई पर? एच का मान कितना हो जाएगा? 2 मीटर। और फिर उसके बाद में जी का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? एफ डब्ल्यू बराबर में एम जी एच होता है। क्या होता है? फॉर्मूला अपने पास में आता है कि ए बराबर में अपन क्या लिखते हैं इसको? mgh। और जब यहाँ पे अपन कार्य की गणना करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा? देखो यहाँ पे g का मान, m का मान भी दिया हुआ है, g का मान भी दिया है और h का मान दिया है। m का मान तो कितना है? 20 है, सॉरी f 20 है और g का मान इधर कितना दिया हुआ है? 10 है। h का मान कितना है? 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 400। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखना। आगे लिखा है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है। कार्य करने की क्षमता, ठीक है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है, शक्ति। या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो किस बात पे निर्भर करती है? तो देखो, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पे निर्भर करती है? जी बिल्कुल नहीं करती। किसी वस्तु की किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर? नहीं। इसके बाद में है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर? हाँ बिल्कुल सही है, स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखना। अगला क्वेश्चन है, यदि अपन बात करें कि यदि कण के बल और विस्थापन दोनों को एक ही दिशा में दोगुना कर दिया जाए, तो कार्य कितना गुना हो जाएगा? ठीक है, देखो अपन जब फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि कार्य जो होता है वो बल और विस्थापन का कैसा गुणनफल होता है? सदिश गुणनफल। और इसके लिए अपन क्या लिखते हैं? W बराबर में एफ डी कोस थीटा लिखते हैं। ठीक है, और जब अपन इसकी बात करें भाई, अपन इसको दुगुना कर रहे हैं, बल और विस्थापन को दुगुना कर रहे हैं, तो कार्य जो है वो इसका भी दुगुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे है, यदि एक धनावेश की किसी अन्य धनावेश की ओर गति करता है, तो उसके बीच स्थिर विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा? स्थिर विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? भाई धनावेशित वस्तु है तो किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? यहाँ पर ऋणावेश हो जाएगा। आगे है, कार्य के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। कार्य, देखो मैंने कहा कि W बराबर में एफ डी, कार्य जो होता है बल और विस्थापन का कैसा गुणनफल होता है? सदिश गुणनफल। और सदिश गुणनफल है तो ध्यान रखना, जब सदिश और सदिश का जो गुणा होता है वो हमेशा कैसा होता है? अदिश। तो कार्य कैसी राशि होती है? अदिश। और सदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनमें परिणाम भी साथ साथ हो और दिशा भी हो। ठीक है, लेकिन भाई कार्य में क्या है? देखो W बराबर में एफ डी कोस थीटा, किसी वस्तु को बल लगा करके उसमें विस्थापन करना क्या है? कार्य है। ठीक है, बल लगाकर विस्थापित करना कार्य। अब सुनो, जैसे भाई अपन है ना बल लगाएंगे तो जिधर धक्का मारेंगे उसका परिणाम अपने को पता है, लेकिन वो जाके किधर भी गिर सकता है ना, कार्य अपन किधर भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। दिशा होती है, परिणाम नहीं होता। दिशा होती है, केवल दिशा होती है, कार्य का परिणाम नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे देखो, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला सोलर पैनल। देखो सौर ऊर्जा जो होती है ना, सौर ऊर्जा, इसको अपन परिवर्तित कर रहे हैं किसमें? विद्युत में। और विद्युत में परिवर्तन कौन करता है? जो विद्युत की जो सोलर पैनल होते हैं, कौन करता है? सोलर पैनल। सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को। और विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा में कौन बदलेगा? बताओ देखिए, विद्युत ऊर्जा सौर ऊर्जा में बदलती है क्या? नहीं बदलती। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो सौर ऊर्जा होती है ना, इस सौर ऊर्जा को, जैसे अपन बात करें कि ना सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान,
प्रकाश संश्लेषण जब इसका होता है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा जो है वो किस में बदलती है भाई, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें कौन से अर्धचालक काम में लिए जाते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं कि जिनके अंदर धारा का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अर्धचालक क्या होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देखो यहाँ पे जो ये सोलर पैनल है, ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि इसमें जो अर्धचालक है इसमें धारा का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो संयोजी बैंड और चालन बैंड होते हैं उसमें अंतराल अधिक होता है। ठीक है, तो देखो ये अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पी प्रकार का अर्धचालक और एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक। और मुख्यतः जो अर्धचालक होते हैं भाई ये किसके बनते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो सिलिकॉन भी है जर्मेनियम भी है, तो ए व ब दोनों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा, जैसे नाभिकीय विखंडन की बात कर रहे हैं तो नाभिकीय विखंडन में देखो जैसे अपन बात करें कि है ना ये है, और अपन कहें कि इसके अंदर जैसे ये कोई नाभिकीय गोला है और जब इस गोले का विखंडन होगा तो एक गोला अपने पास छोटा सा इधर बन जाएगा और एक गोला छोटा सा इधर बन जाएगा। ठीक है, तो बड़ा नाभिक विखंडन का मतलब होता है टूटना, और इन दोनों के जुड़ने से अगर वापस से कोई, जैसे मान लो एक ये है दूसरा ये है और इन दोनों के जुड़ने से कोई बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलेंगे, संलयन बोलेंगे। क्या बोलते हैं भाई, संलयन बोलते हैं। तो नाभिकीय संलयन का मतलब तो क्या होता है कि दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं उसको संलयन बोलते हैं, और एक बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं, विखंडन। ठीक है, पहला कथन सही है। आगे है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है विखंडन के दौरान। देखो विखंडन जब होता है, ये जब टूटता है तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। जैसे अपन बड़े पत्थर को तोड़ेंगे तो अपने को क्या होता है कि उसमें जो छोटे छोटे कण है वो बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो ऊर्जा क्या होगी, बाहर। लेकिन जब छोटे छोटे कणों को जोड़ के एक बनाएंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला कथन सही है। इसमें दूसरा, यहां पे ऊर्जा अवशोषित नहीं होती, जबकि ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। क्या होती है भाई, उत्सर्जित होती है। ठीक है, आगे देखो तो इसमें कौन सा हो जाएगा, केवल एक सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है। आगे है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी की अपन बात करें, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और इसकी बात करें तो ये किसकी बात पे निर्भर करती है, वजन और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और त्वरण पर, द्रव्यमान और वेग पर। तो ये किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर। आगे क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, अपन बात करें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात करें अपन तो फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। देखो साइकिल चलाएंगे अपन, भोजन को ग्रहण करेंगे तो अपने को ऊर्जा मिलेगी। अपन जैसे अपने को ऊर्जा मिलेगी तो अपन क्या करेंगे, साइकिल चलाने के लिए मांसपेशियों को काम मिलेंगे। तो पहले साइकिल से अपने जो ऊर्जा आएगी वो किस में आएगी, मांसपेशियों में आएगी कि नहीं आएगी भाई, मांसपेशियों में आएगी, मांसपेशियों से साइकिल में जाएगी। तो रासायनिक ऊर्जा पहले मांसपेशियों में जाती है, पेशी ऊर्जा में बदलती है, और फिर क्या होगा, वो गतिज ऊर्जा में बदलती है। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा जो होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो देखो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो पहले ये सॉरी साइकिल चलाएंगे तो पहले रासायनिक ऊर्जा जो होगी वो पेशीय ऊर्जा में बदलेगी, और फिर उसके बाद में ये किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बे क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। आगे देखो, निम्न में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता, न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता। बताओ, देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं भाई, ऊर्जा संरक्षण नियम। और ये ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता, जबकि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर। आगे देखो, एक कपिल द्वारा, ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा,
देखो क्या लिखा है, यदि कपिल द्वारा 175 जूल कार्य करने में 35 सेकंड लिए जाता है, कार्य कितना है W बराबर में 175 और समय कितना है 35 सेकंड, तो उसके द्वारा शक्ति, देखो शक्ति जो होती है, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, तो P बराबर में क्या होगा W अपॉन में T, और W क्या है वॉट, और वॉट कितना है 175 जूल, और समय कितना ले रहा है 35 सेकंड। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा भाई, तो शक्ति कितनी होगी 5 वोट। और शक्ति की अगर यूनिट की बात करें तो वो कितनी होती है, शक्ति की यूनिट होती है वोट। अपन दूसरी यूनिट जैसे मैंने कहा भाई P बराबर में क्या होता है W अपॉन T, कार्य का मात्रक क्या होगा जूल होगा, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो जूल बटा सेकंड जो है इसको अपन क्या बोलेंगे वोट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो व्यावसायिक यूनिट होती है तो वो होती है किलोवाट घंटा में, उसकी क्या होती है मापन किया जाता है, और एक यूनिट में 746 HP हॉर्स पावर, ठीक 5 हो गया। आगे देखो, यदि किसी वस्तु पर बल F लगाया जाता है और उसमें वेग v है तो उसके द्वारा उत्पन्न शक्ति क्या होगी, P बराबर F अपॉन v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो v वेग है और ये क्या है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, P बराबर F इंटू वी, बल इंटू वेग। देखो मैंने कहा था कि W बराबर में क्या होता है F इंटू वी होता है, F इंटू डी, एफ सदिश डॉट डी सदिश होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर जो आएगा ना वो सॉरी F इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, आगे है कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर है, कार्य की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है शक्ति। अपन बात करें एकांक समय में किया गया कार्य क्या होता है, शक्ति होता है, P बराबर में W अपॉन T। आगे देखना, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वोल्ट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताओ देखिए आप लोग इसका, कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की, इसका मतलब अपने को किसका मान दिया हुआ है, यहाँ पे W का मान दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है और उधर T का मान दिया हुआ है, तो P बराबर में फॉर्मूला होता है WH अपॉन T। भाई P बराबर में फॉर्मूला जो काम में लेंगे यहाँ पे वो WH अपॉन T काम में लेंगे, ठीक है। अब P बराबर में WH अपॉन T ये कहां से आया है, अपन ने एक क्लास में इसकी डिटेल में बात करी थी, तो अपन यहाँ पे फालतू टाइम खराब नहीं करेंगे। तो देखो यहां से अपने को क्या निकालना है, भार दिया हुआ है, तो लड़की का भार कितना हो गया 40, तो मैंने यहाँ पे लिखा 40। ऊंचाई कितनी दे रखी है H अपने को निकालना है, समय कितना ले रहा है 20 सेकेंड, और जो शक्ति है वो कितनी है ये। जब इसको अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं तो अपने पास में क्या आएगा H, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा, तो H इक्वल में कितना हो जाएगा 160 अपॉन में 2, और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 80 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 80 मीटर, इसका राइट आंसर है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। 80 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है, एक लाल रंग की वस्तु को हरे रंग के प्रकाश में रखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी। देखो कोई लाल कलर की वस्तु है, यानी कि रेड कलर की कोई वस्तु है, और इसको जब ग्रीन कलर में रखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी, ब्लैक कलर की दिखाई देती है। कैसे, ब्लैक कलर की। आगे है, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। देखो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए अपन जो फॉर्मूला काम में लेते हैं n इक्वल में 360 डिग्री अपॉन में थीटा होता है। क्या होता है, n इक्वल में 360 डिग्री अपॉन में थीटा, ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। फिर यहां से बात करेंगे, देखो अपने पास में दो कंडीशन है, एक तो अपने पास में सम संख्या आ सकती है, एक अपने पास में विषम संख्या आ सकती है। आई बात समझ में। भाई n इक्वल में 360 डिग्री अपॉन थीटा प्रतिबिंब की संख्या निकालना है, कि जैसे मान लो एक प्रतिबिंब ये, दूसरा ये प्रतिबिंब है, और इनके बीच में जो वस्तु रखी हुई है यहाँ पे ये किसी ना किसी कोण पे तो रखी हुई होगी ना। तो देखो यहाँ पे ये a है, ये b है। जब सम संख्या आए तो अपने को क्या करना है, x इक्वल n-1 करना है। जब थीटा एंगल का भाग 360 डिग्री में लगाएंगे तो n-1 कर देंगे। और जब विषम संख्या में हो तो यहाँ पे भैया दो परिस्थितियां बनती है। जब एक तो की वस्तु
सममिति में हो, और सममिति का मतलब क्या होता है, वस्तु कहाँ हो भाई, बीच में, दोनों दर्पणों के बीच में हो। और एक होता है कि जब असममिति में हो। अब असममिति का मतलब क्या होता है, जब वस्तु बीच में नहीं हो, किसी एक के पास में हो। तो देखो यहाँ जो सममिति वाला जो होगा, इसमें तो अपन कहाँ मिलेंगे, x इक्वल n-1, और यहाँ पे सीधा x इक्वल में n कहाँ मिलेंगे। और जब प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा जाए, तब तक वस्तु को अपने को कहाँ मानना है, सममिति में मानना है, चाहिए फिर सम संख्या आएगी तो ही तो मानेंगे ना। ठीक, अब देखना इसमें, जैसे अपन ने लिखा यहाँ पे 60 है, तो n इक्वल में 360 डिग्री अपॉन में 60, और जब इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 कैसी सम संख्या है, कैसी संख्या है, सम संख्या, और सम संख्या में अपने को क्या करना है, -1, तो x इक्वल n-1, तो कितना हो जाएगा 6 - 1, और कितना आ जाएगा इधर 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, 5 हो जाएगा। आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर स्थित है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, बताओ, देखिए इसका आंसर। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का मतलब कौन सा लेंस की बात कर रहा है ये, उत्तल लेंस। हम जानते हैं अच्छे से, अवतल दर्पण उत्तल लेंस की तरह काम करता है, और उत्तल दर्पण अवतल लेंस की तरह काम करता है। और देखो यहाँ पे जब बात करें अपन अवतल उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की इस एक्स से जो रेखा गुजरती है उसको मुख्य एक्स बोलते हैं। ये दूरो है, ये फोकस बिंदु है, ये क्या है, वक्रता केंद्र या त्रिज्या है, ठीक है। और ये क्या है, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या, और ये क्या है, इसका फोकस बिंदु। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, एफ दूरी कहलाएगी, और इसको यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे अपन, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अपन बात करें कि इधर जो है वो इन्फिनिट पॉइंट कोई स्थित है और इधर भी इन्फिनिट पॉइंट स्थित है, तो अपन जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है, इससे बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, वो वास्तविक होता है। और वास्तविक के साथ साथ में कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, उल्टा। जब अनंत पर होगा तो इसका प्रतिबिंब, देखो सीधा से याद रखना, अनंत है एफ पर, अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे इन दोनों के बीच, अनंत और 2f के बीच, तो ये भी f और 2f के बीच। जब 2f पर आएगा तो इसका प्रतिबिंब भी कहां पर आ जाएगा भाई, 2f पर ही आ जाएगा यहां। तो देखो अपने से क्या पूछा था कि जब वस्तु अनंत पर है, अपन ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, फोकस पर है, फोकस बिंदु पर स्थित है, जब यहां पे आएंगे तो यहां बनेगा, ठीक है कि नहीं है। और जब ए पर होगा तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पॉइंट पे बनेगा, यानी अनंत पे बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर है। आगे देखो, सघन माध्यम में अवयवी कण पास पास होते हैं। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल माध्यम की तुलना में अधिक होता है। कौन से कथन सही हैं, बताओ इसका आंसर। आंसर क्या करके आए थे भाई, सघन माध्यम में अवयवी कण पास पास होंगे, बिल्कुल सही बात है। विरल माध्यम में दूर दूर। प्रकाश का वेग सघन माध्यम में क्या होता है, कम, विरल माध्यम की तुलना में क्या होगा, कम। क्यों, विरल माध्यम में तो है ना, जो कण है वो दूर दूर है, तो प्रकाश तीव्र वेग से गति करेगा, और जब सघन माध्यम होगा तो स्लो वेग से। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। आगे है, प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश आता है तो वह अपने मूल पथ से क्या हो जाता है, विचलित। और कब है, जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे। एक कोण ऐसा होता है कि जिससे टकराने के पास उस कोण से, जैसे मैं बात करूं कि अपन क्रांति कोण कहते हैं, और क्रांति कोण से आपतित प्रकाश की किरण जब सतह से टकराती है तो सतह की क्या हो जाती है, समानांतर, और उससे अधिक कोण पर अगर प्रकाश की किरण आपतित होगी तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। सघन से विरल में प्रवेश करना है, बिल्कुल सही है। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 व 2 दोनों कथन यहाँ पे क्या है भाई, एकदम राइट है। ठीक है, आगे चलो, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो निकट अपना मैं करूं मानव नेत्र, जैसे मान लो ये मानव नेत्र है और ये यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, ये इसका बिंदु। मैंने कहा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अनंत से प्रकाश की किरण आएगी, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, फोकस बिंदु पर। और यहाँ पे फोकस बिंदु जो होता है वो कौन सा होता है, रेटिना। और रेटिना के अलावा जैसे अपन इसको बोले तो स्पष्ट प्रतिबिंब जो बनता है वो पीत बिंदु पर बनता है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, एफ दूरी कहलाती है। ठीक है, अब देखो सुनो, उत्तल लेंस लगाया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये जो
फोकस वाला जो पॉइंट है ना ये यहाँ नेत्र के पास में आ जाता है, तो फोकस दूरी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हम जानते हैं कि अवतल लेंस उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित करता है और अवतल लेंस क्या करता है, फैलाता है। तो फैलाने वाला जो है अवतल लेंस, तो अवतल लेंस को तो बोलेंगे अपन अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित करता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलेंगे। ठीक है, अब देखो उत्तल लेंस को तो अपन क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। अभिसारी ये तो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का काम करेगा, लेकिन अपने को क्या करना है, इसको यहां से यान इसके पास नहीं लाना, नेत्र के पास वापस रेटिना तक लेके जाना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, और फैलाने के लिए अपन अपसारी लेंस काम में लेंगे, तो ये तो गलत हो गया। अवतल लेंस प्रकाश के वेग को फैला देता है, अवतल लेंस प्रकाश के वेग को फैला देता है तथा इस कारण इसे अपसारी लेंस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, अवतल लेंस क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, तो इसीलिए अपन इसको क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, एक ही कथन है, कौन सा, केवल दो। प्रकाश की प्रकृति के संदर्भ में डेकार्ट का कथन क्या था। देखो अपन बात करते हैं, प्रकाश जो होता है ना वो ड्यूअल नेचर का होता है। प्रकाश कैसा होता है, ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हुआ, द्वैत प्रवृत्ति का होता है। और द्वैत प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश एक तो कणीय रूप में होता है और एक तरंग रूप में होता है। ठीक है, तरंग रूप की व्याख्या कौन कौन करता है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये जो सब होता है ना, ये तो इसकी तरंग प्रकृति की व्याख्या करते हैं। और कण प्रकृति की व्याख्या कौन करता है भाई, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है। इन्होंने क्या कहा था कि प्रकाश जो होता है ना वो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होता है, और इनके जो बंडल्स होते हैं इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता, बहुत छोटे कणों के रूप में होता है, तो इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता। ठीक है, तो पहला है प्रकाश द्रव्यमान युक्त कणिकाओं से मिलकर बना है, बिल्कुल सही कथन है। प्रकाश छोटी छोटी द्रव्यमान विहीन कणिकाओं से मिलकर बना है, ये गलत। देखो प्रकाश द्रव्यमान युक्त कणिका है, द्रव्यमान तो होता ही नहीं है ना, तो द्रव्यमान विहीन कणिका है, ये सही है। तरंगों के रूप में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, ये तो है नहीं, तो इसका कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर। आगे देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सी घटनाएं जो है वो तरंग को मानकर इसकी पुष्टि करती हैं। प्रावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, ये जो सभी घटनाएं हैं ये क्या करती हैं, इसको तरंग मानती है। प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति की व्याख्या करते हैं, तरंग प्रकृति की व्याख्या, तो इसमें क्या देगा, उपरोक्त सभी। आगे है, कौन सा कथन सही है बताओ इसमें, प्रकाश की चाल मध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, प्रकाश की चाल मध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, ये भी सही है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी सही है। अपने को बताना क्या है, असत्य कथन। तो किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की उपस्थिति होना आवश्यक नहीं है। भाई प्रकाश तो होगा नहीं तो अपन वस्तु को देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। मनुष्य को किस कारण से वर्ण विक्षेपण की घटना दिखाई देती है, किस कारण से, मध्यम के अपवर्तनांक से, तरंग दैर्ध्य से, तरंग शक्ति से, उपरोक्त सभी से। बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्यम के अपवर्तनांक से। क्या हो जाएगा, मध्यम के अपवर्तनांक से। आगे है, सेविंग मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और सेविंग मिरर की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। अगला है, अवतल लेंस के संदर्भ में, अवतल लेंस की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, और अवतल लेंस बीच में से पतला होगा, किनारों से मोटा होगा, ये किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, बिल्कुल सही है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है, बिल्कुल सही है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा व आभासी। अवतल लेंस जो होता है इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक नहीं होती भैया, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए व ब दोनों इसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष जो होता है ना, इसमें ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तु दिखाई देती है, और इसके लिए जो अपन लेंस काम में लेते हैं वो बाइफोकल लेंस होता है, द्विफोक्सी लेंस काम में आता है। मर्ग तर्षणा जो है या मरीचिका जो है, इसके लिए आपको ये कब प्रतीत होती है, जब आपतन कोण का मान प्रावर्तन कोण के बराबर हो, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो, जब आपतन कोण का मान प्रावर्तन कोण के बराबर हो, कोण से अधिक हो, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो बताओ इसमें सही आंसर कौन सा होगा भैया। भाई अपन बात करें, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है, तो वस्तुएं हमें क्या दिखाई देगी, तो हमें क्या दिखाई देगी, मर्ग मरीचिका या मर्ग मरीचिका। इसका मतलब क्या होता है कि रेगिस्तान के अंदर जो मृग होता है ना, गर्मियों के दिनों में पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, फिर उसको ऐसे दूर ऐसे देखने पे ऐसे लगता है कि वहां पानी है, जब वो वहां जाता है तो वहां पानी नहीं मिलता। दैनिक जीवन में अपवर्तन उपयोगी है, क्यों, अपवर्तन उपयोगी क्यों है बताओ। देखिए, पढ़ो इस क्वेश्चन को फिर इसका आंसर बताओ, क्या करके आए थे।
ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें लिखा है सीडी और डीवीडी। रात में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, हाँ। जल में आधी डूबी हुई वस्तु मोटी दिखाई देती है, सही है। सीडी और डीवीडी, देखो रंग प्रदर्शित करना, वर्ण विक्षेपण की घटना, 7 रंगों में विभक्त होता है, ठीक है। और ये मुड़ी हुई प्रतीत होना, टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, ये सब किसके उदाहरण है? अपवर्तन के। तो इसमें क्या आ जाएगा? एवं दोनों। आगे है चित्तौड़गढ़। अब ये उसके हैं किसके? राजस्थान आर्ट कल्चर के क्वेश्चन थे, ये साइंस के क्वेश्चन थे। अब देखिए यहां तक आपके कितने क्वेश्चन चाहिए हुए, देखिए कमेंट करके बताओ। अब देखना अपन आगे बात करें। अभी सर आके आपको ये करवा देंगे, तब तक अपन और जो क्वेश्चन है अपने उन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे आ गया है। अब इसमें आपने कौन सा आंसर किया था वो आप मैच कर लेना, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब देखो सुनो, राजस्थान का वह संभाग जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय की सीमा के साथ साथ अंतर्वर्ती जिलों वाला राज्य है, अंतर्वर्ती जिलों वाला राज्य है। राजस्थान का वह संभाग जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय के साथ साथ अंतर्वर्ती जिलों वाला राज्य है, अंतर्वर्ती जिलों वाला राज्य है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। देखो राजस्थान का वह संभाग, ऐसा संभाग कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्वर्ती जिलों वाला राज्य है। कुछ डाउट नहीं लग रहा? हाँ सही है। इसमें कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। जोधपुर इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है पूर्व से पश्चिम स्थित जिलों का सही युग्म कौन सा है? पूर्व से पश्चिम यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और सबसे पूर्वी गांव सिलावट गांव, जो कहां पर है? सिलावट धौलपुर में। और इधर कौन सा है? कटराज जैसलमेर, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले अपन बात करें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इधर हाड़ौती वाला प्रदेश आता है, तो उसका एक है जिला कौन सा? बूंदी। फिर उसके बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में पाली, और पाली के बाद में बाड़मेर। तो इसमें देखो डायरेक्ट बता देता हूँ, ब आंसर आएगा। आगे है उत्तर से दक्षिण विस्तार वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? निम्न में से उत्तर से दक्षिण विस्तार वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है इधर। सबसे ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा। देखो गंगानगर हनुमानगढ़ कहीं है क्या? ये रहा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ है, और इधर बांसवाड़ा दिया हुआ है, और बीच में नागौर है। बिल्कुल सही है, सही आंसर सही है। राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के संबंध में सही युग्म कौन सा है? ग्लोबीय स्थिति, जब अपन ग्लोब के अंदर बात करते हैं तो ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा में आती है? भारत की स्थिति जो आती है ना, वो कौन से डायरेक्शन में आती है? ये तो देखो नॉर्थ है, और ये कौन सी है? ईस्ट। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व है क्या कहीं? ये रहा, तो इसका द सही आंसर हो जाएगा। आगे है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार व अक्षांशीय विस्तार का सही युग्म कौन सा है? आपको यहाँ पे अंतर दिया हुआ है दोनों का, तो आपको दोनों का अंतर बताना है। तो बताओ कितना आएगा? जैसे अपन बात करें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्टली बता देता हूँ। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। अब इन दोनों में जब आप डिफरेंस करोगे तो अपने पास में देखो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वो कितना आता है? 7 डिग्री 9 मिनट आता है, और इसका आता है 8 डिग्री 47 मिनट। तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय अक्षांशीय, देशांतरीय कितना हो गया? 8 डिग्री 47 मिनट, और अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 7 डिग्री 9 मिनट। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? बे ऑप्शन। आगे है इसमें सुमेलित करना है और बताना है कि कौन से जिले जो है वो सही सुमेलित है। सही कूट का पहचान कीजिए, हाँ बिल्कुल। इसमें से सही कूट बताना है कि कौन सा इसमें सही है।
27वां जिला धौलपुर 1982, 29वां जिला बारा 1991, 31वां जिला करौली 1994, 33वां जिला प्रतापगढ़ 2008। देखो ये तो सबको पता है, इसका मतलब चौथा सब में सही है, तो इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करें कि 31वां जिला कौन सा बना था, हनुमानगढ़ बना था। और भाई हनुमानगढ़ तो कब बना था, 1994 में बना था, तो यहाँ करौली तो है ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन ये भी हट जाएगा। थर्ड हट गया, थर्ड क्या है, इन दोनों में थर्ड यहाँ है, तो ये हट गया, इसमें ये हो जाएगा। यानी कि 27वां जिला धौलपुर 1982 सही है, और 33वां जिला प्रतापगढ़ क्या है, 2008। हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों के संयुग्म की पहचान कीजिए। देखो भाई, हरियाणा के साथ इधर ऊपर की तरफ तो आता है हनुमानगढ़, और इधर की तरफ आएगा डीग। अब यहाँ पे देख लो, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में आता है चूरू, चूरू के बाद में कौन सा आएगा, झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में नीम का थाना, नीम का थाना के बाद में कोटपुतली भैरोड, फिर खेरथल तिजारा, फिर अलवर, और फिर डीग। तो देखो यहाँ पे अलवर भरतपुर धौलपुर जी बिल्कुल नहीं होंगे। सीकर चूरू जयपुर, सीकर नहीं बनाता, सीकर पहले बनाता था, अब नीम का थाना नया जिला बनने के बाद में नीम का थाना सीमा साझा करता है। चूरू झुंझुनू नीम का थाना ये सही है। नीम का थाना अनूपगढ़, अनूपगढ़ नहीं बनाता, यहाँ पे अनूपगढ़ तो जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है। ठीक है, आगे है, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय पतंगाकार है, इसके बारे में किसने बताया था, टी.एच. हेंडले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। दिन में सर्वाधिक सूर्य सीधा चमकता है, दिन में सर्वाधिक सूर्य कहाँ चमकेगा, देखो 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, उसको अपन कर्क रेखा बोलते हैं, और जो राजस्थान के 2 जिले से होके गुजरती है, किस किस से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। और कुछ महान विद्वान हैं जो ये लिखवाते हैं कि इसकी राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। भाई आप नापने गए थे क्या? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। 2000 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान था? देखो, देश का मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान था, सेकंड स्थान था। बाजरा इनमें कौन सा था, पहला। ग्वार में कौन सा था, पहला स्थान था। ठीक है, चना में तीसरा स्थान था, याद रखना इन बातों को। अब इकोनॉमिक सर्वे नया आने वाला है। ऐसा जिला कौन सा है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जो है वो राजस्थान का एक जिला है, पहले पाली हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जब जिलों का पुनर्गठन हो गया, इस पुनर्गठन के पश्चात कौन सा, राजस्थान में जो जयपुर ग्रामीण है, ये जयपुर ग्रामीण 10 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। जैसे अपन बात करें कि ना, जयपुर है, जयपुर शहर के साथ में कोटपुतली बहरोड आ जाएगा, फिर उसके बाद में जैसे अलवर है, टोंक है, धूधू है, दौसा है, ठीक है, नागौर है। नागौर के अलावा अपन बात करें जैसे नीम का थाना वाला ये सॉरी सीकर है, डीडवाना है, अजमेर है, धूधू, टोंक, ये सब इनके साथ सीमा साझा बनाता है। आगे बात करें अपन, राजस्थान के 50 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? 50 नगर 10 संभाग। सीकर, पाली, बांसवाड़ा 3 नए संभाग बन गए। असत्य कथन की पहचान करनी है, बताओ। देखिए, असत्य कथन, संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 30 मार्च 1949 को, बिल्कुल सही है। संभागीय व्यवस्था बंद कब हुई थी? 24 अप्रैल 1963 को, जी नहीं, 1962 आएगा, ये गलत है। बाकी 4 जून 2005 को 7वां संभाग भरतपुर बना था, और 26 जनवरी 1987 को जयपुर को पुणे संभाग बनाया गया। ठीक है, आगे है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 75 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के निम्न में से किस स्थान से गुजरते हैं? देखो, राजस्थान का अक्षांश विस्तार अपन पढ़ते हैं 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 से 30 डिग्री 12, तो ये तो बांसवाड़ा से आ जाएगा, तो बांसवाड़ा तो सब में है। अब 75 डिग्री जो है ये राजस्थान का मध्यवर्ती जो अक्षांश और देशांतर है, ये एक दूसरे से नागौर में मिलते हैं, अपने को सीधा सा ऐसे याद रखना है। तो देखो, नागौर एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, तो बांसवाड़ा और नागौर, बे ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही। आगे है, निम्न समितियों में से जिलों के पुनर्गठन से संबंधित समिति कौन सी नहीं है? देखो, आज तक 3 समितियां बनी हैं, एक तो परमेश चंद्र समिति, रामलुभाया कमेटी, और कौन सी, जी.एस. संधू समिति। अशोक गहलोत सरकार ने इसका गठन किया था। रामलुभाया समिति, जैसे अपन परमेश चंद्र कमेटी जो है वो उसको अपन बात करते हैं ना, प्रतापगढ़ का गठन से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात करें रामलुभाया कमेटी, वर्तमान में 19 जिले और जो 3 संभाग बने हैं वो इसी समिति की सिफारिश पर बने हैं, तो इसमें कौन सी नहीं आएगी, एनसी सक्सेना समिति। आगे है, जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा साझा करने वाला जिला नहीं है, बताओ इसमें जयपुर ग्रामीण के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है? ब्यावर जो है ये जयपुर ग्रामीण का ऐसा जिला है, जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा साझा नहीं करता है। राजस्थान के 10 जिले हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें ब्यावर नहीं है। आगे है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण, देखो, हिंदुमल कोट से बांकासर बाड़मेर, यहाँ पे श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर,
फलोदी, फलोदी के बाद में आ जाएगा जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में आएगा क्या, बाड़मेर। तो देखो यहाँ पे अपन बात करें गंगानगर, गंगानगर तो उत्तर में आ गया सबसे, ये तो गलत है। बीकानेर अनूपगढ़, ये तक सही है। फलोदी बीकानेर से पहले आएगा। गंगानगर अनूपगढ़ बीकानेर फलोदी, ये इसका उत्तर से दक्षिण क्रम है, और पूछा क्या है, दक्षिण से उत्तर। तो फलोदी बीकानेर अनूपगढ़ गंगानगर, ये क्वेश्चन ही है। आगे है, जब 0 डिग्री देशांतर पर, 0 डिग्री देशांतर का जो समय है वो 10 बजे का है, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय क्या होगा। देखो पूर्व दिशा में जब देशांतर की बात करें और पूर्व में चले तो प्लस करते हैं, और जब पश्चिम में चले तो माइनस करते हैं। तो 10 बजे का समय है, 15 डिग्री देशांतर को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। 1 घंटा आगे बढ़ा दो, तो 10 में आगे 1 ऐड करेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, 11 घंटे। तो प्रातः 9 बजे का 11 बजे का समय होगा। अब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है वो कितने कथन सही है, कितने कथन सही पूछ रहे हैं। तो देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2015-16 में हुई थी। जी हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम निस्तारण में राजस्थान का पहला स्थान है। क्लेम निस्तारण में और बीमा निस्तारण दोनों में राजस्थान का पहला स्थान है। लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम राशि दी हुई है खरीफ की फसल की वो 1.5% है। ये तो रबी की फसल का है। खरीफ की फसल के लिए फिर प्रीमियम राशि कितनी है सर, 2% है। और बागवानी के लिए जो है वो कितनी परसेंट है, 5। तो इसमें कितने हुए, 3 कथन सही है, केवल 3 सही है, 1 गलत है। आगे है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना में राज्य सरकार, देखो टोटल अनुदान जो होता है ना वो 60% है, और इसमें से 50% टोटल कितना देते हैं, 60%। तो इसमें से 50% तो भारत सरकार देती है और 50% राज्य सरकार। तो इसमें भारत सरकार का कितना हो गया, 30 हो गया, और इधर इसका कितना हो गया, 30 हो गया, 30-30। आगे है, अनुसंधान केंद्र है और कौन सा कहाँ स्थित है ये बताना है। तो देखो मेरे को जो आते हैं ना वो मैं बता रहा हूँ भाई, ये ना मेरे को कम आते हैं ना इसलिए सॉरी। बात है अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गुड्डा मालानी बाड़मेर में। मेरे को एक ही याद था। तो देखो इसमें थर्ड में एक ही ऑप्शन में यहाँ आ रहा है ना, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो गया। अब देखो रेपसीड जो है ये कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर में। और एक है राई का भी है, एक सरसों का भी है। ठीक है, यहाँ पे अपन ईसबगोल की बात करें तो ईसबगोल का कहाँ पर है, जोधपुर में। और पादप आनुवांशिकी कहाँ है भाई, ये भी यही है। आगे है चावल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है, बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में और कौन सा है, मक्का अनुसंधान केंद्र है। तो ये साइंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे जिसकी अपन ने यहाँ पे कंप्लीट चर्चा कर ली है। ठीक है, अब बाकी के और जो लेक्चर्स हैं वो पहले अपलोड कर दिए गए हैं या अब अपलोड कर दिए जाएंगे। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। आपका वीडियो आपको हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।